अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। आज नई क्लास के साथ हाजिर हैं। नया आपका होगा क्वेश्चन इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट यकीनन मैंने आपको तकरीबन आई थिंक जो रिमेंबर मुझे याद है मैंने 3 से 4 आपको क्वेश्चन बैंक रिकॉन्सिलिएशन के करवा दिए, राइट स्टूडेंट, याद है ना। अभी तक बताएं आपने जो भी वीडियो देखी, जो भी सवाल किया, तो सवाल में अगर कोई भी मसला है तो स्टूडेंट आप लोग मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही पूछ सकते हैं और पर्सनली आपको पता नंबर है उस पर ही आप चाहे तो पर्सनली पूछ सकते हैं, राइट स्टूडेंट। वही गलत मामला है और यकीनन आपको समझ में आ गए होंगे वो सवाल। स्टूडेंट उसी सिलसिले में मैंने क्या किया है, फिलहाल यकीनन अभी हल्के हल्के डोज देना पड़ेगी आप लोगों को। 2 क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट के तौर पे आपके सामने लिखे हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन का असाइनमेंट मैंने दे दिया 2 क्वेश्चन को, राइट स्टूडेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन इत्तेफाक से एक ही है कि मतलब दोनों रेगुलर प्राइवेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सॉल्व करेंगे 2016 का रेगुलर है, 2016 के रेगुलर के पेपर का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे सॉल्व करेंगे, राइट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन है, इजी है, तभी मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है ताकि आप आसानी से तमाम कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह सेकंड जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी 2016 का बट प्राइवेट का पेपर है स्टूडेंट, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये 2 सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, राइट। जरूरत नहीं है, चले एक काम कर लेते हैं, आसान रहता है, आप लोग सॉल्व करें और इसकी पिक्चर मुझे भेज दें व्हाट्सएप के ऊपर ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। और वैसे भी आपको पता है आपका सेल्फ चेक हो जाता है जब आपकी दोनों बुक्स के बैलेंस सेम आ जाएंगे, फाइनल आ जाएंगे तो वो एडजस्टेड हो जाएगा, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि दोनों बुक के बैलेंसेस सेम आने के बावजूद हमारे वो आंसर सही नहीं होते, राइट। बहुत कम चांसेस होते हैं, वो मैं आगे आगे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। फिलहाल जब आप ये सॉल्व कर लें तो स्टूडेंट प्लीज मुझे इनकी पिक्चर भेजिएगा ताकि मैं वेरीफाई कर दूं कि इसमें कोई गलती नहीं है, राइट स्टूडेंट। आज हम अपना एक और एयर देखते हैं, एक नया सवाल करते हैं, क्लियर है स्टूडेंट। ओके, एयर मैं बता रहा हूं आपको कौन सा एयर हमें करना है। प्लीज ओपन कर लिएगा अपना 5 इयर्स। मेरे पास जो अब नेक्स्ट ईयर है जो मैं करने जा रहा हूं स्टूडेंट, छोटा क्वेश्चन है भारत, मैं सॉल्व करता हूं। इसका क्वेश्चन है 2013। अब मैं जो आपको करवा रहा हूं बोर्ड पे वो ईयर है 2013। ये तो असाइनमेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा, लिखिएगा। अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अच्छा 13 का मुझे याद आ रहा है, 2013 का हमने प्राइवेट सॉल्व किया था लास्ट टाइम। आज 2013 का हम लोग रेगुलर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलर का कर रहे हैं। और उसका जो क्वेश्चन मौजूद है एयर में वो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, राइट स्टूडेंट। अच्छा जनाब, मैं जरा इसका स्ट्रक्चर बना दूं और फिर इसको मैं आपको शो करता हूं स्क्रीन पे। अगर जिसके बाद 5 इयर्स नहीं है वो 5 इयर्स स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा। कंपनी का नाम यहाँ पढ़ लेते हैं, खालिद एंड कंपनी, और अक्टूबर की बात कर रहे हैं। तो काइंडली पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दूं स्टूडेंट, फिर हम सवाल स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है खालिद एंड कंपनी। हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट का नाम क्या होता है हमारा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और फिर हम लिखते हैं, आपको पता है महीने का डेट लिखते हैं, किसका लिखते हैं, फॉर द मंथ, जिस महीने का हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं। फॉर द मंथ अक्टूबर है बेसिकली, अक्टूबर 31, 2013। तो स्टूडेंट ये तो हमेशा हेडिंग होती है, बात आपको पता भी है। और फिर उसके बाद आप इसको प्रॉपर मैंने कहा था एक चार्ट में बना लिया करें, एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे दें ताकि आपके मार्क्स भी कंप्लीट आए, पूरे आए, कहीं पे डिडक्ट करने के लिए चांस ना मिले आपके एग्जामिनर को। जब आप इतना प्रॉपर तरीके से काम करके देंगे उसको तो इंशाल्लाह मार्क्स भी पूरे ही आएंगे, राइट स्टूडेंट। एक प्रॉपर चार्ट बना लिया करें। ये आपको पता है पार्टिकुलर का नाम देते हैं, इसमें आप ये डिटेल लिख सकते हैं कि ये पार्टिकुलर्स हैं आप जो जिसपे आप डिटेल बात करेंगे। उसके बाद ये आपको पता है कौन सी बुक होती है, ये होती है कैश बुक, और ये है आपके पास पासबुक। सही स्टूडेंट, प्लीज इसको कॉपी कर लें इस तरह से, फिर मैं सवाल शुरू करता हूं।
चलिए स्टूडेंट, तो सवाल मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, हमेशा रखिएगा इसी स्ट्रक्चर में फॉलो कीजिएगा। कंपनी का नाम आएगा, फिर लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे फॉर द मंथ, जिस महीने की बात करें सवाल में मेंशन है अक्टूबर 31 है 2013, ये पर्टिकुलर है। यहाँ पे वो तमाम एरर या मिस्टेक या चेक लिखते हैं, मेंशन करते हैं, डिस्क्रिपेंसीज लिखते हैं, राइट। जो कॉजेज होते हैं वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, और उनके अमाउंट यहाँ पे दोनों कॉलम में, अगर कैश बुक में ऐड होगा तो ऐड करेंगे, लेस होगा तो लेस करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे पहले सवाल, जिन लोगों के पास नहीं है तो ये स्क्रीन पे देख लीजिएगा, उस पर नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपको आसान लगे, राइट। मैं शो कर रहा हूँ, देखिएगा जी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, लिखा है द कैश बुक ऑफ खालिद एंड कंपनी शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹19,000 while the bank statement on October 31st 2013 showed the balance ₹43,000, राइट। स्टूडेंट दिख रहा है आपको जी स्टूडेंट। मैंने अभी आपको शुरू की 2-3 लाइनें डिस्कस करी हैं। उन लाइनों में मैंने उन लाइन्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इस वक्त दोनों बुक के बैलेंसेस मौजूद हैं, राइट। और जो देखिएगा खालिद कंपनी का जो कैश बुक का बैलेंस है उसमें बाकायदा लिख दिया गया है कि डेबिट बैलेंस। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी बुक का बैलेंस शो ना करे, यानी कि ये ना बताए कि कौन सी साइड है, कौन सा साइन है, अगर ये ना बताए तो हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं। यानी कैश बुक का पॉजिटिव डेबिट होता है, पासबुक का पॉजिटिव क्रेडिट होता है, अगर मेंशन ना हो। लेकिन अगर उसे मेंशन कर दिया शो के, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो अमाउंट लेते हैं वो लेते हैं बैलेंसेस लेते हैं, राइट। और कौन से बैलेंस होते हैं, बैलेंस एज पर करके हम लोग मेंशन करते हैं। कैश बुक का बैलेंस कितना शो किया हुआ स्टूडेंट, हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है हमारे पास 19,000, राइट। तो हमने कैश बुक के कॉलम में 19,000 दिखा दिया, और पासबुक के कॉलम में हमने दिखा दिया 43,000 का, और ये दोनों पॉजिटिव बैलेंस लेके चलेंगे। और आपको ये बात कई दफा बता चुका हूं मैं स्टूडेंट कि जो बैलेंसेस होते हैं ये महीने के एंडिंग बैलेंस होते हैं दोनों किताबों के हिसाब से, जो कि आपस में टैली नहीं कर रहे होते हैं, और फिर हमें इन्हें आपस में टैली करने के लिए ही इसी काम को ही हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये जो बैलेंसेस होते हैं जब दोनों एक जैसे मैच नहीं कर रहे होते हैं, दोनों में कहीं ना कहीं गलती होती है, मिस्टेक होती है, तो ये दोनों बैलेंसेस दोनों बुक के कहलाते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस। अब इसको हम एडजस्ट करने जाएंगे और देखेंगे इस सवाल में क्या क्या कॉजेज दिए हुए हैं, क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज दी हुई है, जिसके बाद ये दोनों बैलेंसेस सेम हो जाएंगे, राइट। मैं शो करता हूं आपको अगली ट्रांजैक्शन स्क्रीन पे, देखिएगा स्टूडेंट जी स्टूडेंट। तो पहली ट्रांजैक्शन तो हमने देख ली, जिसके अंदर उन्होंने दोनों बुक के बैलेंसेस दिए हुए थे। कैश बुक का बैलेंस आपके सामने मौजूद था, डेबिट में 19,000 और बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है 43,000। बैंक स्टेटमेंट के साथ कोई, मैंने कहा साइड देके मेंशन नहीं है। कैश बुक के साथ तो दे दिया, डेबिट नहीं भी देता तो ये डेबिट यानी कि पॉजिटिव होता, बट कैश बैंक स्टेटमेंट के साथ कोई साइड या कोई साइन मेंशन नहीं करिए स्टूडेंट, सिर्फ 43,000 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये भी पॉजिटिव है, यानी कि क्रेडिट में, राइट। आगे क्या लिखा है स्टूडेंट, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर डिस्कवर्ड, राइट। ओके, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है जो कमी है, जो दोनों बुक्स में कमी रह गई थी पूरे महीने, वो कमियां जो हैं वो बता दी गई हैं, राइट। और उस डिस्क्रिपेंसीज को हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें 1 बाय 1 दोनों किताबों में जो जिसका डिस्क्रिपेंसी है उसमें रिकॉर्ड करना है, ताकि दोनों बुक के बैलेंसेस हम लोग सेम कर सकें। स्टूडेंट क्लियर है? तो स्टूडेंट देखिएगा, पहली डिस्क्रिपेंसीज जो यहाँ पे बताई जा रही है वो बताई जा रही है डिविडेंड कलेक्शन बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ खालिद कंपनी ₹30,000। अगेन पढ़ रहा हूँ, डिविडेंड कलेक्शन बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ खालिद एंड कंपनी ₹30,000, राइट स्टूडेंट। जी स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो हमने पढ़ाई कि डिविडेंड कलेक्शन बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ खालिद एंड कंपनी ₹30,000। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें पांच दफा मैं आपको इस सवाल की एक छोटी सी टिप भी दूंगा, राइट। कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि सवाल जब एग्जाम में स्टूडेंट सॉल्व कर रहे होते हैं तो होता ही है स्टूडेंट के कोई ऐसी नई टर्म आ जाती है, ऐसी अकाउंटिंग की नई टर्म आ जाती है, हो सकता है जिसको पूरे साल ना आपने स्टूडेंट कभी सुना हो, इत्तेफाक से टीचर ने भी ना बताया हो, राइट, किसी किताब पे नजर ना पड़ी हो, मे भी हो सकता है, राइट। हर चीज की आपको पता है हजारों लाखों
टर्म होती हैं, अकाउंट्स की भी हज़ारों लाखों टर्म है, तो हो सकता है कोई टर्म मिस हो गई हो पूरे साल, इग्नोर हो गई हो, आप नहीं देख पाए हो और अचानक वो टर्म आपके एग्जाम के बैंक रिकॉन्सिलिएशन के क्वेश्चन में आ गई। राइट स्टूडेंट, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। राइट स्टूडेंट, तो क्या मकसद ये है कि मैं आपको इसकी एक टिप दे रहा हूं कि आप इस नई टर्म से घबराएंगे नहीं। किस तरीके से देखें, अगर आप इसकी ये पहली डिस्क्रिपेंसीज देख रहे हैं, ये पहली जो ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, उसमें पहला वर्ड लिखा है डिविडेंड कलेक्शन बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ खालिद एंड कंपनी ₹30,000 लिखा हुआ है। राइट स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग जो इंटर कॉमर्स नहीं है, जो पहली दफा बीकॉम में डायरेक्ट आए कॉमर्स में, यानी कि साइंस के स्टूडेंट थे, उनके लिए एक नया वर्ड आ गया। हमने जितना भी काम किया उसमें अभी तक शायद स्टूडेंट ने, वो साइंस के स्टूडेंट ने ये डिविडेंड का वर्ड नहीं सुना होगा, मे बी शायद के पास से कहीं सुनी हो, लेकिन नॉर्मल वे में शायद अभी तक आप लोगों ने ये डिविडेंड की टर्म अकाउंटिंग की नहीं सुनी होगी। तो मेरा कहने का मकसद है, मैं इस टर्म को भी बताता हूँ, ये टर्म है क्या, इसकी मीनिंग क्या है। राइट, ये डिविडेंड होता क्या है, ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो टिप देने जा रहा हूँ जिसकी बदौलत कम से कम एटलीस्ट आप अपना सवाल सही करके आ जाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन देखिए, एक चीजों की ये बाद में आगे आप इस टर्म के बारे में टीचर से पूछ सकते हैं, सर मैंने ये तो कर दिया, आपके कहने के मुताबिक, आपके टिप के मुताबिक मैंने इसको ऐड और लेस तो सही किया है, बिल्कुल, लेकिन ये होता क्या है बाद में भी मालूम कर सकते हैं। अपनी नॉलेज के लिए ऑफ कोर्स पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको टिप वो दे रहा हूं कि अगर कोई टर्म ऐसी आ जाए जिसकी नॉलेज फिलहाल आपके जहन में ना हो या नाम ना सुना हो, तो आप उसको सवाल में सही जगह पोस्ट करके आएंगे, मतलब सही किताब में ऐड या लेस करेंगे। देखिए कैसे, डिविडेंड ही बताता हूं, लिखा डिविडेंड कलेक्शन बाय द बैंक। डिविडेंड क्या चीज है, छोड़ दें, लेकिन उसको क्या किया गया है, देखिए गौर करें उसके बाकी अल्फाज में कि डिविडेंड जो भी कुछ है उसको कलेक्ट किया गया है बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया है। कलेक्ट का मतलब होता है पैसा आना या जाना, यकीनन स्टूडेंट पैसा आने को कहते हैं कलेक्शन। जब हमारे बैंक के पास पैसा आता है, कहीं से भी आता है, कोई हमारा क्या कहना चाहिए, कस्टमर जमा कराए, कोई पार्टी जमा कराए, अगर हमारे बैंक में हमारे अकाउंट में डायरेक्ट कहीं से पैसा आ रहा है तो उसकी कलेक्शन होती है, बैंक उसको हमें क्या करता है, कलेक्ट कर रहा है। तो ये तो डन हो गया कि डिविडेंड क्या चीज है, बट जो भी कुछ है डिविडेंड वो हमारे बैंक में कलेक्ट होने के बाद ऐड हो रहा होगा, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में उसको क्या कर दिया होगा स्टूडेंट, प्लस कर दिया होगा। एग्री, शाबाश। अब जब वो बोलें कि अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, राइट, रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है अगर बैंक ने कलेक्ट कर लिया हमारे कहने पे, हमारे बिहाफ पे, तो इसका मतलब कॉमन सेंस है, इसका कॉमन सेंस ये है हमारा कि हम इसको बैंक की वजह से, बैंक के कहने पे, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हम भी अपनी कैश बुक में ऐड कर लें, क्योंकि ये डिविडेंड की कलेक्शन जो है वो बैंक कर रहा है, बैंक हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि हमने आपकी कलेक्शन कर ली है डिविडेंड की, तो इसका मतलब है हम भी इसको कैश बुक में क्या कर लें, सिंपली ऐड कर लें। तो स्टूडेंट ऐड करते हैं और इसका नाम रखते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड इनकम। क्या होगा, ये कैश बुक में ऐड होंगे। ऐड होंगे कितने, 30,000। अब जरा सुनिएगा स्टूडेंट, ये डिविडेंड मैंने ऐड तो कर दी है, जब तो मेरी समझ में आ गई कि बैंक वाला इसको कलेक्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है, और अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो कॉमन सेंस कि हम भी उसको कैश बुक में ऐड कर ले, ऐड कर लिया, राइट। अब डिविडेंड क्या होता है, सुनिएगा, डिविडेंड क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है शेयर्स होल्डर का प्रॉफिट। शेयर्स होल्डर जो होते हैं, शेयर्स होल्डर कौन होते हैं, जो किसी कंपनी के क्या परचेस करते हैं स्टूडेंट, इतना तो कॉमन सेंस होगा, सुना होगा कि कंपनी, जब किसी कंपनी के आप शेयर्स परचेस करते हैं, इसका मतलब है आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स खरीदने से, और जब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टूडेंट, तो यकीनन आप उस इन्वेस्टमेंट का क्या डिमांड करते हैं, आप उसकी डिमांड करते हैं उसका रिटर्न, और रिटर्न किस शक्ल में डिमांड करते हैं, उसके प्रॉफिट की शक्ल में। बिल्कुल यही बात है, जब किसी कंपनी के आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, मतलब उसके शेयर्स खरीद लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो जब वो कंपनी आपके पैसों से चल रही होती है और उस कंपनी को एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में हर शेयर होल्डर का भी हिस्सा होता है। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उस कंपनी के, हर बंदे को, हर शेयर होल्डर को थोड़ा थोड़ा उसमें से प्रॉफिट दिया जाता है। वो जो प्रॉफिट दिया जाता है स्टूडेंट, उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर स्टूडेंट?
जिस स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये टिप भी आपको समझ में आ गई कि जब भी कोई ऐसा टर्म अकाउंटिंग आया है जो आपकी समझ में आया कि ये तो कभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन उसकी आगे ट्रीटमेंट देख लें कि बैंक क्या कर रहा है। अगर बैंक उस नई टर्म को अपने पास ऐड कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो कॉमन सेंस है कि आप भी कैश बुक में उसको ऐड कर दें, आपका आंसर सही हो जाएगा। या अगर कैश पासबुक वाला उस नई टर्म को पेड करता हुआ दिखा रहा है, राइट, पेमेंट करते हुए दिखा रहा है, तो आप भी अपनी कैश बुक से माइनस कर लें, राइट, और उस टर्म का ही नाम यूज कर लें अपने सवाल में। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरह से डिविडेंड इनकम थी जो हमें मिली, जो हमारे बैंक में डायरेक्ट पहुंच गई। हमारी उस कंपनी ने जिसमें हमने शेयर्स परचेज किए थे, जिस कंपनी के हम शेयर होल्डर थे, उस कंपनी को जब बैंक पे प्रॉफिट हुआ तो उसके पास हमारी डिटेल मौजूद थी, हमारा अकाउंट नंबर था। उन्होंने क्या किया कि हमारे अकाउंट में डायरेक्टली हमारे शेयर्स का प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया और उसकी इंफॉर्मेशन अब बैंक बता रहा है। तो आज जब मुझे पता चला कि मेरे बैंक में मेरा डिविडेंड प्रॉफिट आया है, तो मैंने भी कैश बुक में ऐड कर लिया। क्लियर स्टूडेंट? राइट, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड ट्रांजैक्शन वेरी सिंपल, कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं है, बहुत तफसील से बता चुके हैं। लिखा हुआ है डिसऑनर चेक ऑफ अ कस्टमर ₹6,000। दिख रहा है स्टूडेंट? ओके, तो स्टूडेंट डिसऑनर चेक वेरी सिंपल, पता ही है, इसमें कोई टेक्निकल बता चुका हूँ, लेकिन बार बार मैं बताता इस वजह से हूँ कि आप लोगों को याद रहे कि ये डिसऑनर होता क्या है। डिसऑनर चेक क्या होता है कि हमें कस्टमर की तरफ से एक चेक मिलता है, हमने उसको सेल की होती है, अपनी मर्चेंडाइज या अपनी सर्विसेज दी होती हैं, और वो कस्टमर हमें चेक देता है, राइट, और जब उस चेक को हम अपने बैंक में जमा करवाते हैं, राइट, जब बैंक में जमा कराते हैं और हमारा बैंक जब हमारे कस्टमर से पैसे लेने पहुंचता है तो पता चलता है कस्टमर के अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं, राइट, तो उसके से वो चेक एज इट इज वापस आ जाता है बगैर पैसों के। उसे एनएसएफ चेक भी कहते हैं और डिसऑनर चेक भी कहते हैं, राइट। इस चेक को हम ऑलरेडी अपनी कैश बुक में ऐड करके बैठे हुए होते हैं क्योंकि हमने वो चेक रिसीव कर लिया होता है और बैंक में जमा करा दिया होता है, लेकिन क्या होता है कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं होते, इस वजह से वो चेक एज इट इज वापस आता है। तो बैंक में इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, ना ऐड होती ना लेस, लेकिन हम उस चेक को पहले से ऐड करके बैठे होते हैं कैश बुक में। जब आज पता चलता है कि वो चेक तो डिसऑनर हो गया है, एनएसएफ हो गया है, तो हम सिंपली अपनी कैश बुक से वापस लेस कर देते हैं ताकि हमारे बैलेंसेस सेम हो जाए, राइट। तो डिसऑनर चेक को हम क्या करेंगे, हमेशा कैश बुक से लेस करेंगे स्टूडेंट। डिसऑनर चेक ये माइनस होंगे 6,000 रुपए के। माइनस के लिए हमेशा मैंने कहा ब्रैकेट यूज कर लिया गया है, आसान हो जाएगा आपके लिए काम, राइट स्टूडेंट। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, तीसरी ट्रांजैक्शन देखिएगा स्टूडेंट। लिखा हुआ है नोट पेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ खालिद एंड कंपनी ₹11,200 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹1,200। जी स्टूडेंट जरा देखिए, आपको ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई है, राइट। जी स्टूडेंट, तो अगली ट्रांजैक्शन लिखा था नोट पेड, NOTS भी लिखा होता है। नोट, नोट क्या है, देखिए आपको ये बात बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट कि हमारे सवाल में लिखा होता है नोट, लिखा होता है सिर्फ, क्योंकि नोट आपको पता है दो तरीके के नोट होते हैं हमेशा, एक होता है नोट्स पेएबल और एक होता है नोट्स रिसीवेबल। सिर्फ नोट लिखा हुआ है, राइट स्टूडेंट। याद रखिएगा ये नोट्स पेएबल भी हो सकते हैं और ये नोट्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, शाबाश। लेकिन हमें ये कैसे जज होता है, बहुत आसान है। हमें मालूम करना कि ये अगर बैंक हमारे पास लिख रहा है कि नोट की क्या हुई है, पेड हुए, अगर लिखा हुआ है नोट पेड हो रहे हैं, बैंक की तरफ से नोट पेड हो रहे हैं, तो फौरन क्लिक कर जाएंगे ये नोट्स पेएबल है, राइट स्टूडेंट। और अगर लिखा हो कि नोट्स की कलेक्शन हो रही है, कलेक्शन हो रही है स्टूडेंट, या रिसीव हो रहे हैं, कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए नोट्स रिसीवेबल हैं। कॉमन सेंस क्लियर है। तो कॉमन से दूसरी बात ये है, अगर नोट्स की पेमेंट बैंक कर रहा है हमारे कहने पे, राइट, लेकिन अभी तक हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो स्टूडेंट यकीनन हमें भी नोट्स पेएबल को क्या करना चाहिए, कैश बुक से
लेस करना चाहिए, यानी कि बैंक ने हमारे कहने पे हमारी नोट्स की अदायगी कर दी, लेकिन अभी तक हम उसको खुद से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जब आज हमें पता चला कि इस महीने हमारे नोट्स की अदायगी बैंक ने कर दी है हमारे भी आप पे, हम कह चुके थे, उसका ऑर्डर दे चुके थे, लेकिन हम खुद ही लेस नहीं कर पाए थे, तो हमें लेस करना चाहिए। सेम अगर वो लिखा हुआ हो नोट्स कलेक्टेड या नोट्स रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ खालिद कंपनी या जो भी कंपनी है, राइट, इसका मतलब है हमने बैंक को कलेक्शन के भी ऑर्डर दिए हुए थे कि जब भी पैसा है कलेक्ट कर लेना हमारे अकाउंट में। अगर बैंक कलेक्ट करता हुआ दिखा रहा है कि नोट्स कलेक्ट हो रहे हैं तो वो रिसीवेबल होंगे और वो हमेशा आज कैश बुक में ऐड होंगे। एग्री? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप यकीनन समझ में होंगे, लिखा हुआ है नोट पेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ खालिद एंड कंपनी 11,200 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹1200। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स की जो अदायगी करी है हमारे कहने पर बैंक ने 11,200 की करी है स्टूडेंट, राइट, लेकिन साथ में ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि जो 11,200 रुपए बैंक ने हमारी अदायगी करी है, इस 11,200 में 1,200 रुपए का इंटरेस्ट भी शामिल था। और ये बात तो आपको पता होती है कि जो नोट्स होते हैं चाहे वो पेबल हो या रिसीवेबल हो, ये इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, यानी कि नोट्स पेबल पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, नोट्स रिसीवेबल के ऊपर इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं एज अ इनकम, और जो पेबल के ऊपर नोट्स पेबल के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं स्टूडेंट, वो हमारा होता है एक्सपेंस। स्टूडेंट यकीनन आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें इसको क्या करना है, लेस करना है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग करके लेस करेंगे स्टूडेंट। किसको? देखिए, एक तो हमारे नोट्स की अदायगी हुई, हम इसको कहेंगे नोट्स पे भी अदा हुए, तो ये भी बैंक कैश बुक से माइनस होंगे, और साथ पे हम इसमें से और लेस करेंगे इसके ऊपर अदा होने वाला क्या चीज, इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। देखिए स्टूडेंट, सवाल में लिखा है 11,200 टोटल पे किया, उसके अंदर शामिल है 1,200 रुपए का, तो 11,200 में से 1,200 लेस कर दें तो बाकी हमारे पास बचते हैं 10,000। इसका मतलब हुआ कि नोट्स पेबल की एक्चुअल वैल्यू 10,000 होगी और 1,200 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट। इस तरह 11,200 ही हमें लेस करने थे, लेकिन हमने इसको बाइफिकेट किया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, जो नोट्स की ओरिजिनल वैल्यू थी नोट्स के अकाउंट में डाल दिए, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने पे किया वो इंटरेस्ट में दिखा दिया, तो टोटल हमें कैश बुक से 11,200 ही लेस करने थे और 11,200 ही लेस हो रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? राइट, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। जी स्टूडेंट, नंबर 4 ट्रांजैक्शन देखिएगा, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। लिखा हुआ है अ चेक ऑफ ₹13,400 of a customer was erroneously recorded in cash book as ₹15,200। राइट स्टूडेंट, दिख रही ट्रांजैक्शन? क्लियर हो गई है? जी स्टूडेंट, अगली ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे फिर पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। लिखा है अ चेक ऑफ ₹13,400 of a customer, राइट, कस्टमर का चेक था, यानी कि चेक जब कस्टमर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है स्टूडेंट ये चेक हमें कस्टमर से रिसीव हुआ होगा सेल करने के अगेंस्ट, राइट, क्रेडिट सेल करी हो या कैश पे जो भी करी हो, हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, उस चेक की जो ओरिजिनल वैल्यू है, अगेन देखें फिर वही फॉर्मूले वाली बात करेंगे कि कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करना है। हमारा जो एक्चुअल चेक था, जो एक्चुअल, अच्छा ये क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है रिकॉर्ड, ये डिपॉजिट साइड में गलती हो रही है स्टूडेंट, क्योंकि जब चेक मिला होगा तो हमने बैंक में जमा कराने के बाद अपनी डिपॉजिट में लिखा होगा। यकीनन हमसे साइड की गलती नहीं बोल रहा, हमसे अमाउंट की गलती बोल रहा है कि अमाउंट इतने का चेक था, इतना रिकॉर्ड कर लिया। वो ये नहीं कह रहा कि डेबिट को क्रेडिट में या क्रेडिट को डेबिट में। इसका मतलब होता है जिस साइड की बात कर रहा है वहीं पे गलती हुई है, साइड गलत नहीं है, तो डिपॉजिट साइड की गलती है। देखिएगा स्टूडेंट, हमारा एक्चुअल अमाउंट जो था चेक का वो था 13,400 रुपए का। एग्री? क्लियर है? हमने जब अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया, मतलब ऐड किया, जब ऐड कर रहे थे तो रिकॉर्डेड अमाउंट हमसे क्या हो गया, वो हो गया 15,200 रुपए का। क्लियर है? यही है ना? तो एक्चुअल अमाउंट था 13,400 का, बल्कि गलती से बोलते हैं कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया 15,200 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्चुअल अमाउंट है वो लेस देन है और रिकॉर्डेड अमाउंट आपका मोर देन है। क्लियर है? इस कंडीशन में हमने बताया था, ये बात तो हम बार बार बता चुके हैं कि जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो आप हमेशा जो अपनी
रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट में जहां पे भी ऐड लेस करना है बात का मामला है, लेकिन जो अमाउंट ऐड लेस करना है स्टूडेंट वो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि जो एक्चुअल है और जो रिकॉर्डेड है इनका डिफरेंस को हमेशा स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास 15,200 में से माइनस करते हैं 13,400, तो स्टूडेंट इनका डिफरेंस आ रहा है 1,800, राइट। 1,800 रुपए स्टूडेंट यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, और 1,800 रुपए क्या करेंगे स्टूडेंट, अब गौर करें, हमने कैश बुक में जमा बैंक में जमा कराए थे 13,400 रुपए का चेक, बैंक में इतने ही जमा हुआ है, बैंक से कोई गलती हुई, हमने अपनी डिपॉजिट साइड हैवी कर दी, ज्यादा ऐड कर दिए, कितने ज्यादा ऐड कर दिए 1,800। जब आज ये बात पता चली तो आज एक स्टूडेंट क्या करना चाहिए, गलती किसकी है, मेरी गलती है, पासबुक कैश बुक की गलती है, तो कैश बुक इसको क्या करेगा, यकीनन इस अमाउंट को 1,800 को माइनस कर देगा, क्योंकि ज्यादा ऐड करके बैठ गया, लेस करेगा और यहां पे लिख देगा ओवर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ओवर स्टेटमेंट कर दी थी, ज्यादा कर दी थी, राइट। तो इसको भी माइनस करेगा, कितना माइनस करेगा 1,800 रुपए माइनस करेगा स्टूडेंट। क्लियर है, क्लियर स्टूडेंट, राइट, शाबाश। अगली ट्रांजैक्शन देखिएगा जी स्टूडेंट, देखिएगा नेक्स्ट नंबर 5th ट्रांजैक्शन देखिएगा, लिखा है अ कस्टमर चेक ऑफ ₹14,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक did not appear in bank statement। देखिए स्टूडेंट, क्लियर है जी स्टूडेंट। अगली ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, मैं फिर पढ़ देता हूं, कहता है अ कस्टमर चेक ₹14,000 डिपॉजिट टू द बैंक डिड नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। देखें बहुत सिंपल है, कई दफा बता चुके हैं कि हमने एक कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, वही अगेंस्ट किसके, सील करने के अगेंस्ट मिला होगा, 14,000 रुपए का चेक दिया हम लोगों को और हमने सिंपली जाके बैंक में जमा करा दिया। देखिए जब हम बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करके आते हैं तो इसका मतलब है कि हम आगे अपनी कैश बुक में फौरन उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब हम बैंक में जमा करा के आए, बिल्कुल हमारा आइडिया यही है कि 1-2 दिन के बाद हमारा बैंक हमारे कस्टमर के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवा लेगा, हमारे बैंक में भी पैसे आ जाएंगे। तो इसी सोच के साथ हम जैसे ही बैंक में चेक जमा करा के आए होंगे तो वापस कैश बुक में ऐड कर लिए होंगे, 14,000 रुपए हमारी कैश बुक में इस महीने ऐड हो चुके होंगे। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट आई एंड ऑफ द मंथ तो देखा उस तमाम डिपॉजिट्स वाली साइड में 14,000 रुपए का चेक ही नहीं था, अपीयर ही नहीं होता, डिड नॉट अपीयर इन बैंक स्टेटमेंट, शो ही नहीं हो रहा था। उसकी हमने आपको 1-2 रीजन बताए थे स्टूडेंट, याद होगा हमने कहा था हो सकता है वो डिपॉजिट इन ट्रांसिट हो, यानी कि हमने जो चेक भिजवाया वो अभी तक ट्रांसिट हो, सफर में मौजूद हो, या बड़ा लेट पहुंचा हो जिसकी वजह से बैंक अभी तक अपीयर नहीं कर पाया, आगे नहीं ट्रांसफर के लिए नहीं गया, राइट स्टूडेंट। तो जब भी आपका जो चेक डिपॉजिट बैंक में कर दिया जाए आपके हिसाब से, लेकिन बैंक में अपीयर ना हो, उसको हम लोग लास्ट डे डिपॉजिट या डिपॉजिट ट्रांसिट के नाम से ऐड कर देते हैं, राइट, ओके। तो क्या करते हैं, इसको हमेशा पासबुक में ऐड करते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांसिट भी कहते हैं, और आपको कई जगह स्टूडेंट ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा डिपॉजिटेड नॉट अपीयर इन बैंक स्टेटमेंट, इस तरह की वर्डिंग भी मिलेगी। हम लिख देते हैं कि डिपॉजिटेड बट नॉट अपीयर इन बैंक स्टेटमेंट, राइट। इसका मतलब है ये डिपॉजिट ट्रांजिट में या अपीयर नहीं हुआ, इसका मतलब है एक आध दिन में किसी टेक्निकल वजह से यकीनन ऐड हो जाएगा। तो डिपॉजिट ट्रांजिट को या जो होता है उसको हमेशा क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐड करते हैं हम लोग कैश बुक में, और सॉरी पासबुक में हमेशा ऐड करते हैं स्टूडेंट, राइट। क्लियर है स्टूडेंट, या तो क्लियर है। अगली ट्रांजेक्शन देखिए स्टूडेंट, ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट, लिखा हुआ है चेक्स इज issued to supplier for the ₹18,000 did not appear in bank statement, right student। जी स्टूडेंट, मैंने ट्रांजेक्शन पढ़ दी, एक ट्रांजेक्शन नंबर 6 जो है यहाँ से शुरू होकर अगले पेज तक जारी थी, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग सुन लें। लिखा हुआ है चेक इज इशूड टू सप्लायर ₹18,000 did not appear in the bank statement। देखें
फिर वही बात, लेकिन ये विड्रॉ साइड की बात कर रहे हैं। इससे ऊपर वाला भी क्या था कि हमें कस्टमर का चेक मिला था, हमने बैंक में जमा कराया था, लेकिन अपीयर नहीं हो रहा था, राइट। इसका मतलब है वो पहुंचा नहीं है, ट्रांजिट है, सफर में है, राइट। उसको हमने बैंक से कहा अपीयर कर लो, आ जाएगा, राइट। दूसरी तरफ क्या हुआ, इस दफा हमने अपने सप्लायर को चेक इश्यू करे, और सप्लायर को क्यों देते हैं, हमने उनसे परचेजिंग करी होती है, राइट। ओके, उसके अगेंस्ट हम उसको सप्लायर को चेक देते हैं। जब चेक देते हैं तो फिर वो सप्लायर खुद जाके हमारे अकाउंट से विड्रॉ कर लेता है, पैसे ले जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, हमने 18,000 की चेक इशू कर दिए सप्लायर को। अगेन वही बात, जैसे ही हम चेक इशू करते हैं स्टूडेंट, तो फौरन अपनी कैश बुक से माइनस कर लेते हैं, राइट। हम यही सोचते हैं कि 1-2 दिन में तो सप्लायर भी हमारे बैंक से पैसे ले जाकर वहां से माइनस करवा लेगा, विड्रॉ करवा लेगा, राइट। लेकिन हुआ क्या, हमने तो अपनी कैश बुक से 18,000 माइनस करके बैठ गए, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट आई एंड ऑफ द मंथ, तो वहां पे हमारी विड्रॉ साइड में 18,000 रुपए की चेक मौजूद ही नहीं थे। क्या वजह होती है कि सप्लायर को दे दिया और पहुंचे नहीं। कॉमन याद होगा कि अनप्रेजेंटेड चेक्स, याद है ना स्टूडेंट, कि वो चेक जो अभी तक हाजिर ही नहीं हुए तो बैंक में कैसे माइनस करेगा। तो ऐसे चेक को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंटेड। क्या करते हैं स्टूडेंट, सर जी लेस करते हैं, शाबाश। तो ये कहलाते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। और ये होंगे क्या, पासबुक से 18,000 रुपए के माइनस। देखते हैं सवाल की लास्ट ट्रांजैक्शन। जिस स्टूडेंट इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन सवाल की सबसे ऊपर देखिएगा, नंबर 7 पे लिखा हुआ है चेक इशूड फॉर रेंट। चेक इशूड फॉर रेंट 14,400 appeared wrongly in bank statement as rupees 5,400। जी स्टूडेंट देखिए ट्रांजैक्शन अब इजी क्लियर हो गई है। और जी स्टूडेंट देखिएगा, इस दफा फिर वही गलती आ गई है, एक्चुअल और रिकॉर्डेड अमाउंट गलत हो गए, फिर वही वाली गलती जैसे ये पुरानी है, राइट। स्टूडेंट एक बात तो ध्यान में रखा करें, सबसे पहले तो ये क्लिक किया करें कि ये जो गलती हो रही है गलत अमाउंट रिकॉर्ड करने की, ये किस बुक से हुई है। पहली बात तो ये क्लिक किया करें, आप पहले ये समझा करें कि कौन सी बुक गलत कर रही है। जैसे हम पढ़ देते हैं कि हमने एक रेंट के लिए चेक इशू करा, 14,400 का दे दिया, लेकिन कहते हैं अपीयर्ड रॉन्गली इन बैंक स्टेटमेंट। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट में आया, जब बैंक स्टेटमेंट मंगाई, तो वही चेक जो हमारे 14,400 का था इशू करा हुआ, हमने तो कैश बुक से 14,400 लेस कर ली है रेंट की पेमेंट करने के बाद। लेकिन बैंक वाला हमारे अकाउंट से लेस तो कर रहा है, पेड तो कर रहा है, क्योंकि कोई साइट की मेंशन नहीं है। साइट सही है, पेमेंट साइट पे दिखा रहा है, लेकिन अमाउंट गलत दिखा रहा है, पेमेंट में 5,400 रुपए। तो सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि आपकी कौन सी किताब है, राइट। आपने पिक कर लिया कि ये गलती हो रही है पासबुक से, शाबाश। और पासबुक से गलती कहां हो रही है स्टूडेंट, किस तरफ हो रही है, विड्रॉ साइड में हो रही है, पेमेंट करने वाली साइड पे गलती हो रही है ना, क्योंकि बैंक को पेमेंट करना चाहिए थे 14,400, बैंक ने पेमेंट कर दी है 5,400। तो स्टूडेंट अब जरा फिर देखते हैं, हमारा एक्चुअल अमाउंट जो है, जो एक्चुअल अमाउंट हमने इशू करा था चेक का, वो था 14,400 रुपए का, राइट स्टूडेंट। लेकिन जब वो बैंक में पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड हुआ, पेमेंट में बैंक ने दिखाया तो 5,400 रुपए को दिखाया, एग्री। तो जरा देखते हैं कि इनके एरो कहां जा रहे हैं। हमारे एक्चुअल अमाउंट मोर देन है, यानी कि ये लेस होना चाहिए था दोनों किताबों से, लेकिन बैंक से जो लेस हुआ वो 5,400 लेस कम हुआ, मोर देन अमाउंट एक्चुअल था, लेस कम हुआ। इनका डिफरेंस आता है स्टूडेंट 14,400 माइनस 5,400, डिफरेंस आ रहा है 9,000 सीधा सीधा। तो 9,000 रुपए हमारे पास डिफरेंस रिकॉर्ड होगा। ये बात तो मैं बार बार बता चुका हूं, हमेशा दोनों अमाउंट में से डिफरेंस लिया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट में। गलती बैंक की है, बैंक हमारी विड्रॉ साइड पे इसको सही करेगा। तो बताएं स्टूडेंट 14,400 लेस करने थे, लेस करके बैठे 5,400, तो हमें जो डिफरेंस अमाउंट 9,000 है, मजीद क्या करना है, पासबुक से माइनस करना है। तभी जब 9,000 मजीद लेस करेगा, ये ऑलरेडी लेस करके बैठा हुआ है, तो जब दोनों लेस होंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने एक्चुअल अमाउंट पे, राइट स्टूडेंट। तो पासबुक वाला इस अमाउंट को लेस करेगा
एरर कह के ये से एरर हुआ है, और एरर किस पे हुआ है? रेंट के ऊपर, राइट। तो 9,000 रुपए माइनस करेगा बैंक वाला। चलें जी स्टूडेंट, ये टोटल हमारे पास ट्रांजेक्शंस हो गई हैं, अब इनकी प्लस माइनस करते हैं, राइट स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, अब इसका फाइनलाइज करते हैं, देखते हैं इनके आंसर्स क्या आते हैं। देखिएगा वही तरीका बता चुका हूं, सबसे पहले हम ले रहे हैं कैश बुक का जो बैलेंस दिया हुआ है 19,000। इसके अंदर क्या करते हैं, कैश बुक के कॉलम में जो अमाउंट इसमें प्लस हो रहा है उनको प्लस कर देते हैं, और जो माइनस हो रहा है उन सबको माइनस कर देते हैं। तो सिर्फ एक ही अमाउंट प्लस हो रहा है 30,000 रुपए, ये प्लस होगा 19 में, और बाकी ये चारों अमाउंट माइनस किए जाएंगे, फिर हमारे पास बैलेंस आएगा। देखते हैं क्या बैलेंस आता है। हम लेते हैं 19,000 रुपए जो बैलेंस दिया होता है अनएडजस्टेड, उसमें प्लस करते हैं 30,000, 49,000 स्टूडेंट, और फिर माइनस करते हैं इसमें 6,000 रुपए, माइनस करते हैं इसमें से स्टूडेंट 10,000 रुपए, माइनस करते हैं इसमें से स्टूडेंट 1,200 रुपए, माइनस करते हैं स्टूडेंट इसमें से 1,800 रुपए। तो हमारा आंसर आता है नीचे स्टूडेंट 30,000। क्लियर? और अब देखते हैं पासबुक का, सेम यही पासबुक की भी ट्रीटमेंट कि 43,000 ऑलरेडी बैलेंस है अनएडजस्टेड। इसमें देखिए पहले एक अमाउंट ऐड हो रहा है 14,000 और दो अमाउंट माइनस हो रहे हैं, तो प्लस कर लेते हैं पहले इसमें 14,000 रुपए, तो आता है 57, और इसमें से माइनस करते हैं स्टूडेंट 18,000 एक माइनस हो रहे हैं, और 9,000 एक माइनस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास बैलेंस आता है 30,000। जी स्टूडेंट क्लियर है? देखिए दोनों बुक के बैलेंस सेम आ गए, हमने कर दिए, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडजस्टेड बैलेंसेस। और इसी तरह से हमारी रिकंसिलिएशन कंप्लीट होती है। चलिए स्टूडेंट, इस सवाल को दोबारा से खुद भी किया करें, कोशिश ये किया करें मेरे समझाने के बाद आप लोग फिर समझ में अच्छी तरह कर लें, फिर इस सवाल को खुद से सॉल्व करें अपने पास, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो फिर वीडियो आप चेक कर लें कौन सी किस चीज को कहां एडजस्ट किया है। ये बेहतर तरीका है आपके समझने का। स्टूडेंट क्लियर है? इंशाल्लाह अगली क्लास में नए सवाल के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर।